देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें गर्म पानी था और उसको ठंडा करने के लिए टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखते थे। तो हमको पता है कि गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखें तो इस गर्म पानी से हीट निकलती है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलती है। बस हीट निकलेगी तो उसके कारण पानी का टेम्परेचर घटेगा। वही पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस तरह से घटेगा उसको हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मैथमेटिकली सॉल्व किया था, मतलब इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था। और मैथमेटिकली मतलब इंटीग्रेशन से सॉल्व करने पर पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज होगा उसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था, है ना। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ में पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा उसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था, जो कुछ इस टाइप का आया था, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट में पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल होता है ना। कई बार पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि कोई गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरनमेंट में रखा है और मान लेते हैं कि 1 मिनट के टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से थोड़ा-सा गिर करके 48 डिग्री हो गया इस टाइप से। कई बार पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल होता है और अच्छे ध्यान रखना कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के एक्सपेरिमेंट में पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो, तब फिर हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एप्रोक्सीमेट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखना कि वैसे तो पानी के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज हो तब भी श्रद्धा हो तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हमको ई की पावर निकालनी होती है, जो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाती है ना। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो तो फिर हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एप्रोक्सीमेट फॉर्म या एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो चलो एक बार थोड़ा-सा देखते हैं कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एप्रोक्सीमेट फॉर्म या एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, वो देखते हैं। फिर कोई मान लेते हैं कि हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई भी गर्म पानी है, इसको ठंडा करने के लिए टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो हमको पता है कि पानी को एनवायरनमेंट में रखेंगे तो पानी से एनवायरनमेंट में हीट निकलेगी, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी। और हमको पता है कि पानी से हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर लगातार घटेगा, है ना। पता है कि पानी से हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर लगातार घटेगा। और चलो मान लेते हैं कि डेल्टा टी के स्मॉल टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल से थोड़ा-सा गिर करके टी फाइनल तक चेंज हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 1 मिनट में पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से थोड़ा-सा गिर करके 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना। ऐसे ही वेरिएबल में मान लेते हैं कि डेल्टा टी के स्मॉल टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल से थोड़ा-सा गिर करके टी फाइनल में कन्वर्ट हो गया। बस इस स्मॉल चेंज के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एप्रोक्सीमेट इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। तो चलो पहले न्यूटन्स कूलिंग लॉ की एग्ज़ैक्ट इक्वेशन देख लेते हैं, जिसको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं ना। तो ये मान लेते हैं कि पानी से हीट लगातार निकल रही है, टेम्परेचर लगातार घट रहा है। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम में पानी का टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया। बस इस इंस्टेंट पर किस रेट से हीट निकलेगी वो देख सकते हैं ना। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग इस इंस्टेंट पर किस रेट से हीट निकलेगी, सिंपली k इंटू टी माइनस टी नॉट, है ना। तो इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ हीट लॉस न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग k इंटू टी माइनस टी नॉट होगा। तो बस, है ना, इस रेट से हीट निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो देखना है। तो उसके लिए हीट निकलने की रेट या dq लॉस बाय dt को खोल करके माइनस ms dt बाय d स्मॉल t लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था। फिर बच्चों मान लेते हैं कि डेल्टा टी का स्मॉल टाइम इंटरवल है और स्मॉल टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर टी इनिशियल से थोड़ा-सा गिर करके टी फाइनल में कन्वर्ट हो गया। तो बस हमको देखना है कि इस स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ की इक्वेशन में वैल्यूज़ कैसे रखते हैं,
वो देखते हैं, है ना? तो इसमें माइनस एम एस तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर dt, तो dt क्या होगा? पानी के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज, और पता होगा कि मैथमेटिकली चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो dt पानी के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज, तो वो कितना होगा? t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो dx है वो कैसे डिफाइंड होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो वैसे ही ध्यान रखना कि dt पानी के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज, तो वो भी मैथमेटिकली फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइंड होता है, मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल। या तो ध्यान रखना कि माइनस एम एस को छेड़ते नहीं, ऐसे रहने देते हैं। dt पानी के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज, तो t फाइनल माइनस t इनिशियल ओपन d स्मॉल t टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल डेल्टा t इक्वल टू कि एक कांस्टेंट है तो उसको छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू फिर t है। तो तुम बताओ कि इसमें t क्या होगा? इस इंटरवल में पानी का टेम्परेचर, लेकिन बताओ इस इंटरवल में तो पानी का टेम्परेचर t इनिशियल से t फाइनल तक चेंज कर रहा है ना? तो इस इंटरवल में पानी का टेम्परेचर तो t इनिशियल से t फाइनल तक चेंज कर रहा है। तो तुम बताओ कि इस बार t क्या लेंगे? इस इंटरवल में पानी का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखना कि इस इंटरवल में पानी का टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, तो इस बार t क्या लेंगे? इस इंटरवल में पानी का एवरेज टेम्परेचर, और पानी का एवरेज टेम्परेचर सिंपली t इनिशियल प्लस t फाइनल बाय 2 माइनस t नॉट, है ना? बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को अंदर ट्रांसफर करें तो ms, माइनस को अंदर ट्रांसफर करें तो t इनिशियल माइनस t फाइनल ओपन डेल्टा t इक्वल टू k t। इस इंटरवल में पानी का एवरेज टेम्परेचर तो t इनिशियल प्लस t फाइनल बाय 2 माइनस t नॉट। तो ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ की इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ये हो गया। और देखो ये हमने कर तो लिया, है ना? ध्यान रखना, कि हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी बेवकूफी की कि बताओ शुरू में माइनस लिखा और आगे बेवकूफाई से माइनस को अंदर ट्रांसफर कर लिया, तो ये स्टेप अपनी वेस्ट हो गई, अपनी पेन किंग भी वेस्ट हुई। तो ध्यान रखना कि अब ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, माइनस को लिखो भी सही और अंदर ट्रांसफर करो। तो ध्यान रखना कि आगे ये बेवकूफी नहीं करेंगे, मतलब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा सकते हैं ना, ध्यान रखना कि आगे बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट ही करेंगे कि बताओ माइनस को इग्नोर करेंगे, है ना? माइनस को इग्नोर करेंगे, सिंपली ms, फिर dt क्या होगा? इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, कोई इनिशियल फाइनल नहीं। तो ध्यान रखना कि dt इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर t इनिशियल माइनस कम t फाइनल ओपन डेल्टा t टाइम इंटरवल इक्वल टू k t। इस इंटरवल में पानी का एवरेज टेम्परेचर तो सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 माइनस टी नॉट, डेट्स ऑल, है ना? आगे माइनस को लिखना और महामूर्खों टाइप से अंदर ट्रांसफर करना वो नहीं करेंगे, आगे इस टाइप से डायरेक्ट करेंगे। एंड जो छोटा सा एक केस दे रहा हूँ, है ना? छोटा सा एक केस दे रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि कोई गर्म पानी से हीट निकलेगी, टेम्परेचर लगातार घटेगा ना, चलो मान लेते हैं कि 1 मिनट के स्मॉल टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से थोड़ा सा गिर करके 48 डिग्री हो गया। बस इस स्मॉल चेंज के लिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ की इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है ना, तो अब हम बिल्कुल स्मार्ट नहीं करेंगे, है ना? तो तुम बताओ कि माइनस को तो इग्नोर करेंगे, है ना? माइनस को तो इग्नोर करेंगे, सिंपली ms, फिर dt क्या लिखेंगे? सिंपली ज्यादा माइनस कम, कोई इनिशियल फाइनल नहीं। माइनस को इग्नोर करेंगे ms, dt क्या लिखेंगे? सिंपली पानी के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर 50 माइनस कम 48 अपन d स्मॉल t, ये टाइम इंटरवल तो 1 मिनट इक्वल टू k कांस्टेंट है, ऐसे रहने देंगे। फिर t इस इंटरवल में पानी का एवरेज टेम्परेचर, तो सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, मतलब 50 प्लस 48 बाय 2, डायरेक्ट 49 भी लिख सकते हो, माइनस टी नॉट एनवायरमेंट का टेम्परेचर। तो इस टाइप से आगे बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। कुछ हमने कर तो लिया, लेकिन मैं वापस से याद दिलाना चाह रहा हूँ ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्म लिखा है,
ये जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिखा है वो तभी वैलिड है जब पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो, तभी वैलिड है। जैसे पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से 48 डिग्री गिर गया, 48 डिग्री से 45 डिग्री गिर गया, इस टाइप से पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो तभी वैलिड है। बाकी पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत ज्यादा हो, जैसे कि लॉन्ग टाइम इंटरवल में पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री से 10 डिग्री गिर गया, इस टाइप से पानी के टेम्परेचर में चेंज काफी ज्यादा हो, तो फिर ये अप्रोक्सीमेट फॉर्म वैलिड नहीं होगा। तब हमको न्यूटन्स कूलिंग लॉ का एग्जैक्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन टेम्पेयर में चेंज बहुत स्मॉल हो तो फिर एग्जैक्ट फॉर्म की जरूरत नहीं, तब हम बिंदास अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ की जो अप्रोक्सीमेट फॉर्म पड़ी थी उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्ही को करने हैं, है ना। तो ये पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ध्यान से देखना है ना। चलो इस बार, है ना, इस बार ही मान लेते हैं कोई गर्म पानी है, इसको ठंडा करने के लिए हमने एनवायरमेंट में रखा है जहाँ एनवायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो हमको पता है कि गर्म पानी को ठंडे एनवायरमेंट में रखें, तो बताओ गर्म पानी से एनवायरमेंट में हीट फ्लो होगी ना। तो बोल सकते हैं कि गर्म पानी से एनवायरमेंट में हीट लॉस होगी। और हमको अच्छे ही पता है कि पानी, है ना, कोई पानी की हीट लॉस होगी तो उसके कारण इस गर्म पानी का टेम्परेचर घटेगा। और हमको दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि पहले 10 मिनट में इस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से गिर करके 45 डिग्री हो जाता है। तो हमको पूछा है कि अगले 10 मिनट में पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री से और गिर करके कितना हो जाएगा वो देखना है। चलो बच्चों इसको करते हैं। देखो इसको हम, है ना, इसको हम कैलकुलेशन से तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बार, है ना, एक बार कोई स्मार्ट पर्सन हो तो कैलकुलेशन के पहले कुछ चीजें लॉजिकली बोल सकता है ना। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि शुरू में पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, है ना। तुम खुद बताओ कि शुरू में पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, तो शुरू में पानी और एनवायरमेंट की टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट निकलने की रेट भी ज्यादा होगी, मतलब शुरू में हीट तेजी से निकलेगी। और शुरू में हीट तेजी से निकलेगी मतलब शुरू में पानी का टेम्परेचर तेजी से गिरेगा। तो पहले 10 मिनट में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री गिर गया है। लेकिन तुम बताओ, है ना, एक मिनट, लेकिन तुम बताओ कि बाद में पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो तुम बताओ कि बाद में पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पानी और एनवायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस भी कम हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो हीट निकलने की रेट भी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब बाद में हीट धीरे धीरे निकलेगी। तो बोल सकते हैं कि शुरू में तो हीट तेजी से निकलेगी लेकिन बाद में हीट धीरे धीरे निकलेगी। और हीट धीरे धीरे निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे घटेगा। तो बताओ पहले 10 मिनट में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री गिर गया है, लेकिन अगले 10 मिनट में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री नहीं गिरेगा, कम गिरेगा, कुछ 4 डिग्री या 3 डिग्री ऐसे गिरेगा। तो बताओ, है ना, पहले 10 मिनट में टेम्परेचर 50 डिग्री से गिर करके 45 डिग्री हो गया था, तो अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से गिर करके 40 डिग्री नहीं होगा, टेम्परेचर कम ही गिरेगा, मतलब अगले 10 मिनट में पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री से गिर कर 40 नहीं होगा, कुछ 41 डिग्री या 42 डिग्री होगा। ऐसे हम कुछ चीजें लॉजिकली कर सकते हैं। देखो ये सब तो तुक्के थे, लेकिन अब इसको हम, यानी ये सब तुक्के थे लेकिन अब इसको हम ढंग से कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं ना। तो चलो सबसे पहले ना, बेटा, कि सबसे पहले कोई स्मार्ट पर्सन हो, सबसे पहले कोई स्मार्ट पर्सन हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही पता चल गया होगा कि इस बार भी पानी के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है। 50 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 42 डिग्री, इस तरह से इस बार भी, है ना, इस क्वेश्चन में वाटर के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है। और तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए कि वाटर के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है। तो इसमें हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ की अप्रोक्सीमेट फॉर्म बिंदास यूज कर सकते हैं। तो चलो उसके लिए पहले, है ना, उसके लिए पहले न्यूटन्स कूलिंग लॉ की जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो लिखते हैं। ये तो मान, है ना, तो चलो मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर T है
वही चीज है ना। मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर T है, तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग पानी से एनवायरमेंट में हीट लॉस होने की रेट कितनी होगी, K इंटू टी माइनस टी नॉट। और बस पानी से इस रेट से हीट निकलेगी, तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो देखना है। तो उसके लिए हीट निकलने की रेट या dq लॉस बाय dt को खोल करके माइनस ms dt बाय d स्मॉल t लिख सकते हैं। तो ये तो 1 सेकेंड में होना चाहिए। हीट निकलने की रेट k इंटू टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो पूछे, तो उसके लिए dq लॉस बाय dt को खोल करके माइनस ms dt बाय d स्मॉल t लिख सकते हैं। तो बताओ, ये तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन है ना, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इस स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना। ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन है, लेकिन हम ये है ना, हम ऐसा करते हैं कि स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना, स्मार्ट ही रखेंगे। चलो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि सबसे पहले इस माइनस को तो इग्नोर करेंगे ना, तो माइनस को तो इग्नोर करते हैं हम सिंपली ms, फिर dt। मैंने बताया था कि dt क्या होगा, इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, है तो वही तरीका। तो माइनस को इग्नोर, ms dt होगा इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम मतलब 50 माइनस 45 ओपन। d स्मॉल t क्या होता है, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल हमको 10 मिनट दे रखा है, इक्वल टू k कांस्टेंट होता है, a भी कांस्टेंट होता है, इसको छेड़ते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर t, मैंने तुम है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इसमें है ना, तुमको क्लियरली बताया था कि इसमें t क्या होता है, इस इंटरवल में वाटर का टेम्परेचर, बताया था कि इस इंटरवल में तो वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में t क्या लेंगे, इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर, सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, मतलब 50 प्लस 45 बाय 2 माइनस टी नॉट, एनवायरमेंट का टेम्परेचर, तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री, ये पहली इक्वेशन है ना। तो इस पहले टेम्परेचर चेंज के लिए फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई है ना। अब हमको पूछा है ना, अब हमको पूछा है कि अगले 10 मिनट में, हमको पूछा है कि अगले 10 मिनट में वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री से गिर करके और कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगले 10 मिनट में वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री से गिर करके टी फाइनल हो गया। तो बताओ, इस स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए भी न्यूटन्स कूलिंग लॉ की इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, है ना। यहाँ भी वही यार, यहाँ भी वही तरीका कि बताओ, पहले माइनस को तो इग्नोर करेंगे ना, तो माइनस को इग्नोर करेंगे तो सिंपली ms, उसके dt तो मैंने बताया था कि dt इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, सिंपली ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर तो 45 माइनस कम वाला t फाइनल, अपन d स्मॉल t क्या होगा, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना है 10 मिनट, इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर t, मैंने चमका कर बताया था कि t क्या होता है, इस इंटरवल में वाटर का टेम्परेचर, मतलब इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर, तो सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, मतलब 45 प्लस t फाइनल बाय 2 माइनस t नॉट, तो t नॉट एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन। बस सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, है ना। वही सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो तुम खुद बताओ कि, है ना, खुद बताओ कि इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे। तुम स्मार्ट ही बताया ना कि दोनों इक्वेशन का डिवाइड करेंगे तो ms से ms कैंसिल, k से k कैंसिल, और 10 मिनट से 10 मिनट भी कैंसिल हो गया, है ना। तुम बताओ कि LHS में क्या बचेगा, LHS में क्या बचेगा, 50 माइनस 45 मतलब 5, अपन RHS में 45 माइनस t फाइनल इक्वल टू, RHS में देख लेना, सॉल्व कर लेना, है ना। तो सॉल्व करोगे तो RHS में आई थिंक तुम्हारे पास, है ना, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो RHS में तुम्हारे पास 35 अपन t फाइनल माइनस 15, इतनी जोड़ बाकी आती होगी। बस आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास t फाइनल आ जाएगा 41.25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बस हम बोल सकते हैं कि अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से गिर करके 40 डिग्री नहीं होगा, उसकी जगह 41.25 होगा। तुमने तुक्का भी तो यही लगाया था कि अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से 41 डिग्री तक नहीं गिरेगा, कम ही गिरेगा, मतलब 41 42, ऐसा ही तुक्का लगाया था। आंसर भी अप्रोक्सीमेट यही आया। और अच्छे ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेट फॉर्म का यूज इसीलिए कर पाए क्योंकि टेम्परेचर में चेंज स्मॉल था।
अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से 10 डिग्री गिर रहा होता तब काफी ज्यादा होता, तब इस अप्रोक्सीमेट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते थे, तब फिर हमको ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना होता। हाँ बच्चों, इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको करना है ना, ध्यान से सुनना। वो इस बार भी हम, है ना, इस बार भी हम न्यूटन कूलिंग लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अभी गर्म पानी है, उसको ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रख रहे हैं। पर चलो, एनवायरमेंट का टेम्परेचर नहीं दे रखा तो टी नॉट मान लेते हैं ना। पता है कि गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखेंगे तो पानी से हीट निकलेगी तो वाटर का टेम्परेचर गिरेगा, है ना। और हमको दे रखा है कि वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री से 36 डिग्री गिरने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, और 36 डिग्री से 32 डिग्री गिरने में ज्यादा टाइम 3 मिनट का टाइम लग रहा है। वो तो अंडरस्टूड ही है ना, वो तो होगा ही, हमको पता है कि शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, शूट, है ना, शुरू में तेजी से निकलती है, टेम्परेचर तेजी से गिरता है, तो पहला 4 डिग्री टेम्परेचर गिरने में केवल 2 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे निकलती है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, तो अगला 4 डिग्री टेम्परेचर गिरने में टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, 3 मिनट लग रहा है, ये दे रखा है। बस इन सारे डेटा के बेसिस पर हमको बताना है कि इस बार एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना होगा, वो देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। फिर बच्चों, मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, ठीक, फिर भी एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना। तो वो हमको दे रखा है, गर्म पानी है, ठंडा करने के लिए एनवायरमेंट में रखा है, शुरू में टेम्परेचर तेजी से गिरेगा, तो 40 डिग्री से 36 डिग्री गिरने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 36 डिग्री से 32 डिग्री गिरने में जरा टाइम लगेगा क्योंकि हीट धीरे धीरे निकलेगी, 3 मिनट का टाइम लग रहा है। तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो देखना है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन, है ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही समझ गए होंगे, इस बार भी पानी के टेम्परेचर में बहुत स्मॉल चेंज है, और हमको रटा हुआ है कि टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो, तो यहाँ भी हम न्यूटन कूलिंग लॉ की अप्रोक्सीमेट फॉर्म यूज करेंगे। चलो पहले उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन लिख देते हैं ना। तो, है ना, तो मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर पानी का टेम्परेचर टी है, तो हमको पता है कि इस इंस्टेंट पर पानी से एनवायरमेंट में हीट निकलने की रेट कितनी होगी, न्यूटन कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग k इंटू टी माइनस टी नॉट, बस इस रेट से हीट निकलेगी। तो पानी का टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो पूछे, तो उसके लिए सिंपली हीट निकलने की रेट को खोल करके क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, तो एक सेकेंड में आना चाहिए बस। ये तो न्यूटन कूलिंग लॉ की एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, है ना। तो चलो, ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन है, लेकिन सबसे पहले हम इस स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए इसकी वैल्यू रखते हैं ना। अब तो फटाफट रख सकते हैं, तुम बताओ ना, तुम बताओ कि माइनस को तो इग्नोर ही करेंगे, सिंपली एम एस, उसके डी टी क्या होगा, इस इंटरवल में पानी के टेम्परेचर में चेंज, सिंपली ज्यादा माइनस कम, तो 40 माइनस 36 तुम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, ओपन डी स्मॉल टी टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना है, 2 मिनट, इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, इनको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर टी, तो मैंने चमका कर बताया था कि इसमें टी क्या होता है, इस इंटरवल में वाटर का टेम्परेचर, मतलब इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर। वैसे तो हमको पता है कि 40 और 36 का एवरेज 38 होता है, डायरेक्ट 38 लिख सकते हो, लेकिन मैं छोटे बच्चे टाइप से लिख देता हूँ कि टी इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर, सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, मतलब 40 प्लस 36 बाय 2, तुम डायरेक्ट 38 ही लिख देना, माइनस टी नॉट, एनवायरमेंट का टेम्परेचर निकालना है, ऐसे ही रहने देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन, है ना। फिर हमको दे रखा है कि अगले 3 मिनट में इसका टेम्परेचर 36 से 32 डिग्री गिर जाता है, बस इस स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए भी वैल्यू रखते हैं। बताओ वही चीज कि माइनस को तो इग्नोर करेंगे, सिंपली एम एस डी टी, इस इंटरवल में वाटर के टेम्परेचर में चेंज ज्यादा माइनस कम, मतलब 36 माइनस 32 ओपन डी स्मॉल टी टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना है, 3 मिनट, इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद टी, टी होगा इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर, वैसे तो हमको डायरेक्ट पता है कि 32 और 36 का एवरेज, है ना, डायरेक्ट 34 होगा,
ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मूर्खों ऐसे लिख देता हूँ कि टी इस इंटरवल में वाटर का एवरेज टेम्परेचर सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मतलब 36 प्लस 32 बाय 2, तुम डायरेक्ट 34 ही लिखना, माइनस टी नॉट है सेकेंड इक्वेशन। बस बताओ, अब सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली दोनों का डिवाइड कर देना। बताओ, डिवाइड करोगे तो एमएस से एमएस कैंसिल, के से के कैंसिल, ये मिनट से मिनट कैंसिल, है ना, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आगे सॉल्व कर लेना इसको। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर आई थिंक 26 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। बस इस तरह से हमको पक्का पता चल गया कि न्यूटन कूलिंग लॉ के किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल हो तो हम न्यूटन कूलिंग लॉ का अप्रोक्सीमेट फॉर्म यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक कैलोरीमेट्री का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। मतलब किसी भी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, वैसे वाटर इक्विवेलेंट वाला जो पार्ट है वो कैलोरीमीटर वाले चैप्टर में हम बिल्कुल चमका करके बताते हैं, लेकिन अगर किसी का मिस हो गया हो तो एक बार इसको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई कैलोरीमीटर है, और घबराना मत, कैलोरीमीटर कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, सिंपली कॉपर का कोई ग्लास ही होता है ना। तो मान लेते हैं कि कोई कैलोरीमीटर में तो कॉपर का ग्लास है और उसमें 500 ग्राम वाटर भरा हुआ है ना। और क्वेश्चन में हमको कई बार ये दिया होता है कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है, तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। इसका मतलब होता है कि ये पूरा कैलोरीमीटर हीट लेने के या हीट देने के मामले में 100 ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है। तो ये मतलब होता है कि पूरा कैलोरीमीटर हीट देने या हीट लेने के मामले में 100 ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, मतलब पूरे कैलोरीमीटर को 100 ग्राम वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। बस तुम खुद बताओ कि अभी इस पूरे सिस्टम में इफेक्टिवली कितना वाटर हो जाएगा, 600 ग्राम। तुम बताया ना, तुम बताओ कि 500 ग्राम तो वाटर पहले से ही था और पूरा कैलोरीमीटर 100 ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, तो इस पूरे सिस्टम में इफेक्टिवली कितना वाटर हो गया, 600 ग्राम, ऐसा बोलते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट का यूज इस टाइप से किया जाता है। तो बच्चों देखो, अभी तो हमने वाटर इक्विवेलेंट का यूज करना देखा, लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा वाटर इक्विवेलेंट का ऑपरेशन करते हैं, मतलब देखते हैं कि किसी भी कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है उसके अंदर क्या छुपा होता है। मतलब वाटर इक्विवेलेंट निश्चित रूप से कैलोरीमेट्री मीटर के मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होगा। बस वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर के मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर किस टाइप से डिपेंड करता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यानी सारी चीज हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई कैलोरीमीटर है, मतलब कॉपर का कोई ग्लास है। चलो कैलोरीमीटर का मास हम m कैलोरीमीटर और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s कैलोरीमीटर मान लेते हैं। तो बस हमको देखना है कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब ये, है ना, मतलब पूरा कैलोरीमीटर कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट होगा वो देखना है ना। तो चलो मान लेते हैं ना, चलो मान लेते हैं कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है कि पूरा पूरा कैलोरीमीटर हीट देने के या हीट लेने के मामले में W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। ये हो गया ना, कोई मान लिया कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट मतलब पूरा कैलोरीमीटर हीट देने के या हीट लेने के मामले में W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। मतलब बताओ, ये कैलोरीमीटर जितनी हीट लेगा W इक्विवेलेंट वाटर भी उतनी हीट लेना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। बस कह सकते हैं एक कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है, तो बस ये कैलोरीमीटर जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा W इक्विवेलेंट वाटर भी उतनी हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ रहा है, तो तुम बताओ कि टेम्परेचर डेल्टा T बढ़े तो ये कैलोरीमीटर कितनी हीट लेगा, m कैलोरीमीटर s कैलोरीमीटर डेल्टा T। और बताओ
है ना, कैलोरीमीटर की जगह W इक्विवेलेंट वाटर से रिप्लेस करें तो W इक्विवेलेंट वाटर कितनी हीट लेगा, M की जगह W इक्विवेलेंट, S की जगह S वाटर और डेल्टा T। और तुम बताओ ये पूरा कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है, तो कैलोरीमीटर जितनी हीट ले रहा है W इक्विवेलेंट वाटर भी उतनी हीट लेना चाहिए। तो बस ये W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है, तो दोनों सेम हीट एब्जॉर्ब करने चाहिए। बस आगे सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो W इक्विवेलेंट कितना हो गया, M कैलोरीमीटर S कैलोरीमीटर अपन S वाटर। तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट का भी अगर ऑपरेशन करें तो उसके अंदर तुमको क्या दिखेगा, M कैलोरीमीटर S कैलोरीमीटर अपन S वाटर। मतलब किसी भी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट उस कैलोरीमीटर के मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट और ये सब हमने देख लिया। तो अब हम वापस अपने न्यूटन्स कूलिंग लॉ का अप्रोक्सीमेट फॉर्म, उसी का एक क्वेश्चन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन एच सी वर्मा की बुक में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं भी जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। कोई हमको दे रखा है ना, हमको दे रखा है कि कोई सा बंद कैलोरीमीटर है, मतलब क्लोज कैलोरीमीटर है। पहले केस में इसके अंदर 400 ग्राम वाटर भरा है ना, और इसको मान लेते हैं टी नॉट टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रखा है, मतलब सराउंडिंग में रखा है। तो हमको पता है कि गर्म पानी को सराउंडिंग में रखेंगे तो इससे हीट निकलेगी, तो उसके कारण इसका टेम्परेचर गिरेगा। और हमको दे रखा है कि इस वाटर का, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री से 48 डिग्री गिरने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है ना। अब देखो अगले केस में हम, है ना, अगले केस में भी हम वही कैलोरीमीटर यूज करते हैं, लेकिन अगले केस में उस कैलोरीमीटर के अंदर 800 ग्राम वाटर भर देते हैं और उसको भी उसी टाइम, है ना, उसी सराउंडिंग में रख रहे हैं, जिसका टेम्परेचर टी नॉट मान लेते हैं। तो इस बार भी हीट निकलेगी, टेम्परेचर गिरेगा। और हमको दे रखा है कि इस बार इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से 48 डिग्री गिरने में 3 मिनट का टाइम लग रहा है। तो बस इन सारी चीजों के बेसिस पर हमको बताना है कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा वो देखना है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमको कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, चलो मान लेते हैं, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट है, और हमको अच्छे पता है कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट है, मतलब पूरा कैलोरीमीटर हीट देने के या हीट लेने के मामले में W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। तो तुम बताओ कि पहले केस में, है ना, बताओ पहले केस में 400 ग्राम वाटर तो पहले से ही है और कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। तो पहले केस में पूरे सिस्टम का इफेक्टिव वाटर कितना हो गया, 400 प्लस W इक्विवेलेंट। और सेकेंड केस में भी 800 ग्राम तो वाटर पहले से ही है और कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। तो सेकेंड केस में इफेक्टिवली टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 800 प्लस W इक्विवेलेंट, है ना। तो W इक्विवेलेंट कितना होगा वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज बहुत स्मॉल है, 50 डिग्री से 48 डिग्री ना। बताओ इस बार भी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज बहुत ही स्मॉल है। तो देखते दिमाग में आ जाएगा कि इसमें भी हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ का अप्रोक्सीमेट फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलो पहले न्यूटन्स कूलिंग लॉ की एग्जैक्ट इक्वेशन देखते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर, है ना, मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर इस सिस्टम का टेम्परेचर T है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर T नॉट है, बस, है ना। तो द सिंपली सिस्टम से एनवायरनमेंट में हीट निकलेगी। और हमको अच्छे पता है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग इस सिस्टम से एनवायरनमेंट में हीट निकलने की रेट कितनी होगी, K इंटू टी माइनस टी नॉट। बस इस रेट से हीट निकलेगी, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो उसके लिए रटा हुआ है हीट निकलने की रेट, मतलब dq लॉस बाय dt को खोल करके हम क्या लिख देंगे, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो देखो ये तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ की एग्जैक्ट इक्वेशन है, लेकिन अब
हम क्या करते हैं कि स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए इसकी वैल्यू रखते हैं। चलो पहले ऐसा करते हैं कि पहले ये जो फर्स्ट केस है ना, पहले ऐसा करते हैं कि पहले ये जो फर्स्ट केस है उसके लिए न्यूटन कूलिंग लॉ के इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं ना, हमको आता है, हमको इजीली आता है। बताओ सबसे पहले इसमें माइनस को तो इग्नोर करेंगे, है ना वही। तो सबसे पहले माइनस को इग्नोर करेंगे, m लिखना है। तो हमको पता है कि m वाटर का इफेक्टिव मास, तो तब 400 ग्राम तो वाटर है ही, और कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है। तो तुम बताओ कि इस है ना फर्स्ट केस में वाटर का इफेक्टिव मास कितना होगा, 400 प्लस W इक्विवेलेंट, वही ये माइनस को इग्नोर करेंगे, m वाटर का इफेक्टिव मास तो 400 प्लस W इक्विवेलेंट, फिर s। तो तुम बताओ कि दोनों इक्विवेलेंटली वाटर में ही कन्वर्ट हो गए, इससे s की जगह s वाटर, फिर dt। तो dt क्या होगा, इज ड्यूरिंग, है ना, इज ड्यूरिंग वाटर के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम, मतलब 50 माइनस 48 ओपन डी स्मॉल टी टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है, 2 मिनट, इक्वल टू आरएचएस में के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, फिर टी मैंने बताया था कि टी क्या होता है, इस ड्यूरेशन में वाटर का टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर। तो 50 और 48 का एवरेज 49 होता है, लेकिन गधों टाइप से लिख देता हूँ कि टी इज ड्यूरिंग वाटर का एवरेज टेम्परेचर। तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मतलब 58 प्लस 48 बाय 2, तुम डायरेक्ट 49 ही लिखना, माइनस टी नॉट एनवायरमेंट का टेम्परेचर, वो दोनों के लिए सेम है तो ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। ये इस केस के लिए वैल्यू रख दी। वैसे ही बताओ अभी जो सेकेंड केस है इसके लिए भी न्यूटन कूलिंग लॉ की इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ भी वही कि सबसे पहले माइनस को तो इग्नोर करते हैं, m। तो m वाटर का इफेक्टिव मास तो पता है 800 ग्राम तो वाटर है ही, और कैलोरीमीटर W इक्विवेलेंट वाटर के इक्विवेलेंट है, तो पूरे सिस्टम में वाटर का इफेक्टिव मास 800 प्लस W इक्विवेलेंट s। तो पूरा सिस्टम इक्विवेलेंटली वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो s की जगह s वाटर, dt वाटर के टेम्परेचर में चेंज, तो सिंपली ज्यादा माइनस कम मतलब 50 माइनस 48 अपन डी स्मॉल टी टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है, 3 मिनट, इक्वल टू इधर k कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, तुम बताओ, है ना। तुम प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ये कैलोरीमीटर बिल्कुल 1 कैलोरीमीटर है। तो बताओ दोनों केस में इस सिस्टम का एक्सटर्नल सरफेस एरिया सेम रहेगा, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी सेम रहेगा। फिर आगे टी, तो टी इस ड्यूरेशन में वाटर सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मतलब 58 प्लस 48, 50 प्लस 48 बाय 2, तुम डायरेक्ट 49 लिखना, माइनस टी नोट है सेकेंड इक्वेशन। बस सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम देखते ही बताओ, है ना। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तुम देखते ही बताओ। इस बार दोनों का आरएचएस बिल्कुल सेम है, तो तुम बताओ कि दोनों का आरएचएस सेम है, तो दोनों के एलएचएस को भी सेम कर देंगे, तो आगे सॉल्व कर सकते हो तुम इसको, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो मैं कचरा कहीं इधर कर लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। चलो दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 400 प्लस W इक्वलेंट इंटू S वाटर, और ये कितना हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ओपन 2 मिनट, इक्वल टू इसका एलएचएस कितना है, 800 प्लस W इक्वलेंट S वाटर इंटू यहाँ 2 डिग्री ओपन 3 मिनट, ये आ गया है ना। तो बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों का आरएचएस सेम है, तो दोनों के एलएचएस को भी बराबर कर देंगे। आगे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, एस वाटर से एस वाटर कैंसिल, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। आगे तुम सिंप्लीफाई कर लेना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो W इक्वलेंट इक्वल तुम्हारे पास 400 ग्राम आएगा। और बताओ, है ना, बताओ W इक्वलेंट 400 ग्राम आ गया, मतलब बोल सकते हैं कि, है ना, हम कह सकते हैं कि इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्वलेंट 400 ग्राम होगा। तो पूछा था वो निकाल लिया कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्वलेंट अपने पास कितना आ गया, 400 ग्राम, ये निकाल लिया। चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में बोलना भूल गया था, तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको इस कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, हाफ कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको कैलोरीमीटर का मास निकालना है। तो देखो मैंने यही तुमको है ना ध्यान रखना,
मैंने यही तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट का भी अगर ऑपरेशन करें तो वाटर इक्विवेलेंट के अंदर कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छुपी होती है। और हम देख चुके थे कि कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट का ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा होता है, m कैलोरीमीटर s कैलोरीमीटर अपन s वाटर। मैं लिख देता हूँ कि कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट का ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा होता है, m कैलोरीमीटर s कैलोरीमीटर अपन s वाटर। तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो m कैलोरीमीटर भी आ जाएगा। बताओ कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट हमारे पास 400 ग्राम है, m कैलोरीमीटर निकालना है, s कैलोरीमीटर हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हाफ। अपन s वाटर तो 1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m कैलोरीमीटर कितना आ गया, 800 ग्राम। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आ गए तो तुम इजीली कर सकते। देखो बच्चों, वैसे तो हमने हीट ट्रांसफर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कंडक्शन हीट ट्रांसफर में एक चीज मैंने जानबूझकर छुपा के रखी थी। अब राइट टाइम है, अब इसको देख सकते हैं ना। तो ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हीट ऐसे रेडियली फ्लो हो रही होती है। कोई देखते हैं कि हीट अगर रेडियली फ्लो तो उस केस में थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट, वो सब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो केस आते हैं। कई बार हॉलो स्फीयर होता है जिसमें हीट रेडियली फ्लो होती है, और कई बार हॉलो सिलेंडर होता है उसमें हीट रेडियली फ्लो हो रही होती है। तो चलो पहले देखते हैं कि किसी हॉलो स्फीयर में अगर हीट रेडियली फ्लो तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो, उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन। बच्चों पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल से बना कोई होलो स्फीयर है, इसकी इंटरनल रेडियस r1 है, एक्सटर्नल रेडियस r2 है, और ये होलो स्फीयर कंडक्टिंग मेटल से बना है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी k है। अब देखो, जो होलो स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट है उसमें हमने 100 डिग्री वाटर भरा है, तो हमको पता है इसके अंदर वाले पार्ट में 100 डिग्री वाटर है, तो उसके कांटेक्ट में होलो स्फीयर के जो अंदर वाला पार्ट होगा उसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, और होलो स्फीयर की जो बाहर वाली सरफेस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो हमको पता है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो इस बार भी हीट फ्लो होगी। और बताओ, हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब इस बार हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। और तुम खुद बताओ, इस बार, है ना, इस बार इस कंडक्टिंग स्फीयर में हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, मतलब हीट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगी। रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसलिए इसको रेडियल हीट ट्रांसफर बोलते हैं। बस सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो होलो स्फीयर है वो कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और उसके बाद हमको देखना है कि अंदर से बाहर फ्लो होने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, मतलब इस होलो स्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस केस में अंदर टेम्परेचर ज्यादा और बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होगी अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, मतलब हीट इस बार रेडियली फ्लो होगी, इससे इसको रेडियल हीट ट्रांसफर बोलते हैं। और, है ना, और तुम खुद बताओ कि इस बार जो हीट है वो, है ना, इस बार जो हीट है वो इस कंडक्टिंग होलो स्फीयर से गुजरेगी। तो बताओ, कंडक्टिंग मेटल से बना हुआ जो होलो स्फीयर है वो एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगा। बस हमको देखना है कि होलो स्फीयर से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे ही पता है ना, हमको अच्छे पता है कि होलो स्फीयर से भी बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी, सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर। बस थर्मल करंट निकालने के लिए ना, थर्मल करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये जो होलो स्फीयर है उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब
ये होलोस्फीयर कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ, इस बार इस होलोस्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस L/K नहीं बोल सकते, क्योंकि बताओ इस बार हीट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो बताओ हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तुम बताओ, सॉरी, हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होगा, तो तुम बताओ कि इधर एलिमेंट लेंगे तो उसके करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, इधर जो एलिमेंट है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो बताओ इस बार हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होगा, तो हर एलिमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, तो इस होलोस्फीयर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो मैंने तुमको कई बार बताया था कि कभी भी ऐसा, कभी भी कोई स्फीयर हो तो उसको हम किस में बांटते हैं, पतले पतले होलोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजिड बॉडी कई बार बताया था कि कभी भी ऐसा कोई स्फेरिकल पार्ट हो तो उसको पत्ते पत्ते होलोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो बताया था ना कि जैसे प्याज को हम पत्ते पत्ते छिलकों में डिवाइड करते हैं, वैसे ही, है ना, वैसे ही इस कंडक्टिंग, है ना, वैसे इस कंडक्टिंग स्फीयर को हम पत्ते पत्ते होलोस्फीयर में, मतलब पत्ते पत्ते छिलकों में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर, मतलब r रेडियस का और dr थिकनेस का कोई पतला सा होलोस्फेरिकल छिलका लेते हैं, ये तो हर बार यही करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे कि जो भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसको पत्ते पत्ते होलोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, और यहाँ से r डिस्टेंस पर, मतलब r रेडियस का और dr थिकनेस का कोई पतला सा होलोस्फीयर लेते हैं, मतलब होलोस्फेरिकल छिलका लेते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि जब करंट इस पतले से होलोस्फीयर से गुजरेगी या करंट पतले से छिलके से गुजरेगी, तो ये पतला सा छिलका कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ कि जब करंट इस पतले से होलोस्फीयर से गुजरेगी तो पतला सा होलोस्फीयर कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बताओ, L/K। तो बताओ L तो इस पतले से थिकनेस की, सॉरी, L तो इस पत्ते से छिलके की थिकनेस dr, अपन K इसकी कंडक्टिविटी, और A क्या होता है, करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो होता है इस बार करंट ऐसे बह रही है तो इस बार करंट के सामने आने वाला या करंट के परपेंडिकुलर आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, मतलब इस होलोस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4πr², या तो हम बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं कि करंट जो इस पत्ते से छिलके से गुजरेगी तो कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, L/K। पहले तो इस पत्ते से एलिमेंट की थिकनेस dr अपन K और A होगा, करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट ऐसे फ्लो रही तो करंट के सामने या परपेंडिकुलर आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, इसका सरफेस एरिया 4πr²। बस तुम आराम से बताओ कि इस पत्ते से एलिमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस इतना हो गया तो इस पूरे होलोस्फीयर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन, है ना, तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, ये जितने भी, है ना, बताओ जितने भी पत्ते पत्ते एलिमेंट हैं या जितने भी पत्ते पत्ते छिलके हैं सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, है ना। तुमको बताओ हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये जितने भी पत्ते पत्ते छिलके होंगे वो बिल्कुल 1/1, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो सबका रेजिस्टेंस सिंपली जुड़ जाएगा। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस पत्ते से छिलके का या पत्ते से एलिमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस इतना हो गया तो इस पूरे होलोस्फीयर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, इसका इंटीग्रेशन, चलो डायरेक्ट बताओ कि इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, मतलब 1/4 तो के कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा, केवल dr, इंटीग्रेशन dr/r² ही बचेगा। लिमिट लेते हैं, तो तुम खुद बताओ कि, या तुम खुद बताओ कि आर हम यहाँ से मेजर करें, तुम बताओ कि सबसे पहला छिलका ये वाला होगा जिसकी रेडियस r1 है, और सबसे लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसकी रेडियस r2 है, तो तुम बताओ ये, कि तुम बताओ कि कंडक्टिंग होलोस्फीयर कहां से कहां तक फैला हुआ है, r=r1 से r=r2 तक फैला हुआ है, तो लिमिट भी r=r1 से r=r2 ये लेंगे। बस इंटीग्रेशन करते हैं, चलो इंटीग्रेशन को अलग से कर लेता हूँ,
तो देखो, वैसे तो मैंने कई बार बताया था कि dr/r² का इंटीग्रेशन सिंपली -1/r होता है, या तुम चाहो तो गधों टाइप से कर भी सकते हो, है ना? तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से कर भी सकते हो कि बताओ r² को ऊपर ले जाएंगे तो r⁻²dr, और r⁻²dr का इंटीग्रेशन r⁻² +1/-2 तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/r लेकिन ये चीज तो कई बार यूज कर चुके हैं, तुमको याद भी हो गया होगा कि बताओ dr/r² का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r, और लिमिट रखते हैं r=r1 से r=r2। लिमिट रख सकते हो, कैसे रखेंगे? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ, अपर लिमिट में r की जगह r2 रखेंगे तो -1/r2 माइनस, लोअर लिमिट में r की जगह r1 रखेंगे तो -1/r1। ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 इतना आ गया। तो बस इस पूरे होलो स्फीयर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? बताओ, इस पूरे होलो स्फीयर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/4 पाई के तो कांस्टेंट था, इससे बाहर आ गया था, और इधर क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस होलो स्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस इतना क्रिएट होगा। तो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना? कोई खास याद रखना जरूरत नहीं है, तो याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो भी चलेगा, लेकिन जब तक हम शीट कर रहे हैं तब तक थोड़ा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा होलो स्फीयर हो और हीट रेडियली फ्लो हो रही हो, तो ये होलो स्फीयर टोटल कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? 1/4 पाई के 1/r1 माइनस 1/r2 इतना करेगा। बस थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, है ना? थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। बस अब हमको पूछा है ना, अब हमको पूछा है कि होलो स्फीयर से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या होलो स्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। बस, है ना? पक्का बोल सकते हैं, ठीक है? पक्का बोल सकते हैं कि होलो स्फीयर से बहने वाली थर्मल, है ना, होलो स्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी? टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। तो इसमें हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम तो 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0 अपन आर थर्मल। तो आर थर्मल इस पूरे होलो स्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस 1/4 पाई के 1/r1 माइनस 1/r2 तो थर्मल करंट हो गई। और थर्मल करंट को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो इतनी होगी। अब कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि इस वाटर से लगातार हीट निकलती जाएगी तो वाटर का टेम्परेचर घटेगा, तो सही है कि वाटर से लगातार हीट निकलेगी तो वाटर का टेम्परेचर घटेगा। तो बताओ, टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल करंट भी चेंज होगी, लेकिन इस इंस्टेंट पर मतलब जिस इंस्टेंट पर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, उस इंस्टेंट पर तो थर्मल करंट उतनी इतनी होगी। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो, अभी जो है ना, अभी जो क्वेश्चन लिया था उसमें तो जो होलोस्फीयर था वो मोटा होलोस्फीयर था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत पतला सा होलोस्फीयर होता है, जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल होती है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार फटाफट बोल देता हूँ। देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि होलोस्फीयर है, लेकिन बहुत पतला सा होलोस्फीयर है, ठीक है ना? तो ये जो होलोस्फीयर है उसकी रेडियस r है, उसकी थिकनेस t है, और हमको दे रखा है कि इसकी जो थिकनेस है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। जैसे कि इसकी रेडियस 10 मीटर हो तो इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है ना। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार बहुत पतला सा होलोस्फीयर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी k दे रखी है। अब इस बार भी होलोस्फीयर के अंदर 100 डिग्री का वाटर भरा हुआ है, तो हमको पता है कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो उसके कांटेक्ट में होलोस्फीयर की जो अंदर वाली सरफेस है उसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, और होलोस्फीयर की जो बाहर वाली सरफेस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो बताओ, इस बार भी हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। मतलब इस बार भी होलोस्फीयर में जो हीट बहेगी वो
रेडियली फ्लो होगी। ये तो हमको पूछा है कि इस इंस्टेंट पर इस होलो स्फीयर से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है, इस बार भी इस पतले से होलो स्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट इस बार भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन आ रही होगी। बस थर्मल करंट निकालने के लिए, है ना, थर्मल करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस होलो स्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस देखना होगा। मतलब जब ये इस होलो स्फीयर से गुजरेगी तो ये जो पतला सा होलो स्फीयर है वो कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो देखना था, है ना। तो तुम खुद बताओ कि जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो होलो स्फीयर बहुत मोटा होलो स्फीयर था, तो उसमें तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट किया था। लेकिन बताओ इस बार तो बहुत पतला सा होलोस्फीयर है, बस पतला सा होलोस्फीयर है, इसलिए इस बार थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बहुत पतला सा होलोस्फीयर है तो इसका तो थर्मल रेजिस्टेंस सिंपली L/K ही होगा। कह सकते हैं ना, ये पतला सा होलोस्फीयर है, मतलब ये तो खुद ही एक एलिमेंट है, ये खुद ही एक पतला सा छिलका है, तो है ना, पतला सा होलोस्फीयर इससे इसका थर्मल रेजिस्टेंस तो सिंपली L/K लिख सकते हैं। बस इस पतले से होलोस्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L। तो L तो इस पतले से होलोस्फीयर की थिकनेस, तो पतले से होलोस्फीयर की थिकनेस हमको T दे रखी है, अपन K इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और A क्या होगा, करंट के सामने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस बार थर्मल करंट रेडियली फ्लो हो रही है, तो करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सरफेस एरिया होगा, मतलब 4πr² होगा। ये ध्यान रखना, है ना, इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना। ऐसा मोटा होलोस्फीयर हो तब तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन पतला सा होलोस्फीयर हो तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही एक एलिमेंट है, खुद एक एलिमेंट है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस एल की जगह इसकी स्मॉल थिकनेस टी अपन के और ए 4πr² ये हो गया। तो बस थर्मल रेजिस्टेंस इतना आ गया। तो इस इंस्टेंट पर इस होलोस्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट देखनी है तो वो कितनी होगी, सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, हाई टेम्परेचर 100 माइनस लो टेम्परेचर 0, अपन इसका थर्मल रेजिस्टेंस टी ओपन के इंटू 4πr², इस टाइप से इजीली निकाल सकते हो। तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, तो आगे ध्यान रखना, ये बेवकूफ बनाने के लिए कई बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई मोटा होलोस्फीयर हो या मोटा होलो सिलेंडर हो तब तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन अगर कोई पतला सा होलोस्फीयर हो या पतला सा होलो सिलेंडर हो तो फिर थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने रेडियल हीट फ्लो पढ़ा, अब उसी पे बेस्ड एक मैथमेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। देखो इस बार भी, है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल से बना कोई होलो स्फीयर है, उसकी इंटरनल रेडियस 1 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस 2 मीटर, उसके बाद ये कंडक्टिंग मेटल से बना है जिसकी कंडक्टिविटी 3.14 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड ये है ना। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि ये जो होलो स्फीयर है ना, उसके होलो पार्ट पे हम गर्म वाटर भरते हैं, है ना। तो इसके होलो पार्ट में हम गर्म वाटर भरते हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद जो वाटर भरा उसका मास 20 ग्राम और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो हमको पता है कि वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसकी कांटेक्ट में इस होलोस्फीयर की अंदर वाली सरफेस का भी टेम्परेचर 80 डिग्री होगा, और इस होलोस्फीयर की बाहर वाली सरफेस का टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री कांस्टेंट रख रहे हैं। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है, तो इस बार हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, है ना। हमको पता है हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी तो वाटर से हीट निकलेगी, तो उसके कारण वाटर का टेम्परेचर घटेगा। तो हमको देखना है कि वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से घट करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है
अभी अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम, तो हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, मतलब हीट रेडियली फ्लो होगी। और तुम बताओ, ये जो हीट है वो इस कंडक्टिंग होलो स्फीयर के थ्रू फ्लो हो रही है ना? वही इस बार हीट कंडक्टिंग होलो स्फीयर के थ्रू फ्लो हो रही है। तो जो कंडक्टिंग होलो स्फीयर है वो एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगा। तो सबसे पहले इस कंडक्टिंग होलो स्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो वो हम पहले निकाल चुके थे, है ना? तो हमको अच्छे पता है कि कंडक्टिंग होलोस्फीयर में कभी भी हीट रेडियली फ्लो हो रही हो, तो एक कंडक्टिंग होलोस्फीयर कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है? 1/4 पाई के 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि कंडक्टिंग होलोस्फीयर कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? 1/4 पाई के 1/r1 माइनस 1/r2 वैल्यू रखते हैं। तो 1/4 पाई के, तो के इसकी कंडक्टिविटी 3.14 दे रखी है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम पाई लिख सकते हैं। फिर 1/r1, r1 इसकी इंटरनल रेडियस 1 माइनस 1/r2 इसकी एक्सटर्नल रेडियस 2। आगे सॉल्व कर सकते हैं जुगाड़ से। बताओ, पाई इंटू पाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वायर। और हमको बताया कि पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। तो इस होलोस्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, 1/4 पाई स्क्वायर को 10 और 1 माइनस हाफ कितना हो गया? हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस होलोस्फीयर का थर्मल रेजिस्टेंस 80 इतना आ गया, है ना? मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार हीट रेडियल फ्लो हो रही है, तो ये होलोस्फीयर कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? 1/80 इतना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो बस हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होगी नेचुरली। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। और तुम बताए ना, तुम बताओ कि हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, तो बताओ वाटर से हीट निकलेगी ना? वही हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो रही, तो वाटर से हीट निकलेगी। और बताओ, वाटर से हीट निकलेगी तो उसके कारण वाटर का टेम्परेचर लगातार घटेगा। तो बस वाटर का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा वही देखना है हमको, है ना? बस बिल्कुल मैथमेटिकली करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल मैथमेटिकली करते हैं। तो ये मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि वाटर से लगातार हीट निकल रही है। ये तो मान लेते हैं कि वाटर से लगातार हीट निकल रही है, मतलब वाटर का टेम्परेचर लगातार घट रहा है। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर वाटर का टेम्परेचर कैपिटल टी हो गया, ये मान लेते हैं, है ना? और हमको पता है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर वाटर का टेम्परेचर कैपिटल टी है, तो उसके कांटेक्ट में होलोस्फीयर की अंदर वाली सरफेस का भी टेम्परेचर कैपिटल टी होगा। बस सबसे पहले देखते हैं कि इस इंस्टेंट पर थर्मल करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। तो हमको बताया ना कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है, तो इस इंस्टेंट पर भी हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। वो एक सबसे पहले देखते हैं, है ना? सबसे पहले देखते हैं कि इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर थर्मल करंट कितनी फ्लो होगी वो देखते हैं। तो आराम से बताओ कि, है ना, आराम से बताओ कि इस इंस्टेंट पर इस कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी? सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। इस इंस्टेंट पर कंडक्टिंग स्फीयर से बहने वाली थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। थर्मल करंट ऐसे फ्लो रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम तो टी माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0 डिग्री अपन आर की जगह इसका थर्मल रेजिस्टेंस जो 1/80 आ गया है। मैं लिख सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पर अंदर से बाहर की ओर बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी? बताओ, 80 इंटू टी। तो इस इंस्टेंट पर बहने वाली थर्मल करंट इतनी होगी। और तुम बताओ कि इस थर्मल करंट को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब dq बाई dt। तो हम बोल सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर, है ना, हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर 80 इंटू टी, इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, या नहीं कह सकते हैं इस इंस्टेंट पर 80 इंटू टी, इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। तो बताओ, इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, तो वाटर से उसी रेट से हीट निकलेगी। बोल सकते हैं ना, इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो हो रही है, तो बताओ वाटर से इसी रेट से हीट निकलेगी, मतलब वाटर के लिए यही dq लॉस बाय dt के बराबर होगा। लिख देता हूँ ना,
बोल सकते हैं। इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो रही तो वाटर से इसी रेट से हीट निकलेगी। बस वाटर से इस रेट से हीट निकलेगी तो वाटर का टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, चमका कर बताया था कि बताओ कभी भी इस रेट से हीट निकल रही हो तो टेम्परेचर किस रेट से घटेगा ऐसा पूछे तो उस केस में हीट निकलने की रेट या dq लॉस बाय dt को खोल करके हम क्या लिख देंगे, सिंपली माइनस ms dt बाय d स्मॉल t, है ना। बस dq लॉस बाय dt को खोल करके माइनस ms dt बाय d स्मॉल t लिख सकते हैं। उसमें m इंटू एस की वैल्यू रख सकते हो। m वाटर का मास 20 ग्राम, s वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, तो m इंटू एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। आगे सॉल्व कर सकते हो, बताओ 20 को 80 से कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा। बस अब इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कसम मत भूलना इंटीग्रेशन के पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो टेम्परेचर वाली टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में। बताओ टेम्परेचर वाली टर्म को एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो एलएचएस में dt बाई टी और आरएचएस में 20 को 80 से कैंसिल करेंगे तो 4, माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -4 इंटू dt। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए, रास्ता साफ है। तो सिंपली दोनों इंटीग्रेट करेंगे, फटाफट लिमिट रखते हैं। तो लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। बताओ इधर टेम्परेचर है तो लिमिट टेम्परेचर की रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली पानी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर निकालना है तो कैपिटल टी। वैसे तो फाइनली टेम्परेचर हमको 40 डिग्री लाना है तो टी इक्वल 40 भी रख सकते हो, लेकिन चलो जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो टी इक्वल 0 पर पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री और किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर निकालना है तो कैपिटल टी। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। देखते बताओ तुम डायरेक्ट ही, देखते बताओ कि dt बाई टी है तो हमको पता है कि dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। जगह की कमी है इससे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बताओ dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t। बताओ लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो log t आएगा, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 80 रखेंगे तो log 80 आएगा, इक्वल टू इधर देखते हैं। तो इधर बताओ -4 तो कांस्टेंट है बाहर और बचा ओनली dt। तो ओनली dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट रखेंगे t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। आगे और सॉल्व करते हैं। तुम आराम से बताओ कि log a माइनस log b की फॉर्म में है ना, तो log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b। तो इसको log t बाय 80 लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4t आएगा। आगे पता होगा कि log को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो log को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर बनेगा, इधर t बाई 80 इक्वल टू नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर -40। आगे 80 को भी उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो गया 80 e की पावर -40। बस इस पानी का टेम्परेचर टाइम के साथ किस टाइप चेंज कर रहा है उसका एक्सप्रेशन आ गया। तो किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर इतना होगा। बस अब हमको देखना है कि पानी का टेम्परेचर 40 कब होगा वो देखना है ना। पानी का टेम्परेचर 40 कब होगा, तो उसके लिए पानी के टेम्परेचर को सिंपली 40 रख देंगे। चलो जगह खत्म हो गई, मैं इस पेज पे कर लेता हूँ। एक बार फिर से लिख रहा हूँ कि किसी भी जनरल टी टाइम पर पानी का टेम्परेचर अपने पास कितना आया था, 80 e की पावर -4 इंटू टी। बस टेम्परेचर 40 कब होगा वो देखना है, तो उसके लिए टेम्परेचर को 40 रख दो। चलो 80 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 40 ओपन 80 मतलब 1/2 इक्वल e की पावर -4t, है ना। सॉल्व करने के लिए दोनों इनवर्स करेंगे, तो होता 1/2 का इनवर्स तो 2 और e की पावर -40 का इनवर्स e की पावर +40, है ना। e की पावर को उधर ट्रांसफर करते हैं, e की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेचुरल लॉग बन जाएगा, इधर 4t इक्वल टू ln2। तो इससे सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू ln2/4 इतना आ गया। ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 भी बोल सकते हैं बाय 4। तो इतने टाइम के बाद पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। इसको इजीली कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रखना कि अभी तो मोटा होलोस्फीयर था, इस थर्मल रेजिस्टेंस के लिए वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ये लगाना पड़ रहा था, लेकिन नॉर्मली अपने जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत पतला सा होलोस्फीयर होता है, और पतला सा होलोस्फीयर हो
तब तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के, जहाँ L उस पतले से होलो स्फीयर की थिकनेस, डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन लिए उसमें तो किसी होलो स्फीयर के अंदर हीट रेडियली फ्लो हो रही थी, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें होलो सिलेंडर के अंदर हीट रेडियली फ्लो होती है ना। तो चलो उसका भी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, है ना। ध्यान से देखना। देखो, इस बार मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मेटल से बना कोई होलो सिलेंडर है। इसकी लेंथ L है, इसकी इंटरनल रेडियस R1, एक्सटर्नल रेडियस R2 और कंडक्टिंग मेटल से बना है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। अब देखो, इस सिलेंडर के अंदर वाले, है ना, इस सिलेंडर के अंदर वाले होलो पार्ट में हमने 100 डिग्री का वाटर भर दिया है, और हमको पता है कि बताओ वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो उसके कांटेक्ट में इस होलो सिलेंडर की जो अंदर वाली सरफेस होगी उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, और इस सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस का टेम्परेचर कुछ भी करके हमने 0 डिग्री कांस्टेंट रखा है। तो हमको अच्छे पता है कि इस बार अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो इस बार भी हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी, है ना। और तुम बताओ इस बार भी इसमें हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो हो रही है, मतलब इस बार भी सिलेंडर से हीट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सही कहा ना, कि अंदर से बाहर की ओर फ्लो हो रही है, मतलब हीट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। बस हमको देखना है कि अंदर से बाहर की ओर रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितना होगा, वो देखना है। कर सकते हैं, तो हमको पता है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। और बताओ, इस बार भी हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो हो रही है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। बस इस होलो सिलेंडर से बहने वाली थर्मल करंट देखनी है। बताओ, इस बार भी अंदर से बाहर की ओर थर्मल करंट कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, है ना। हमको पता है इस बार भी जो हीट है वो, है ना, इस बार भी जो हीट है वो इस कंडक्टिंग होलो सिलेंडर से बह रही है। तो बताए, जो कंडक्टिंग होलो सिलेंडर है वो एक थर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। वही हीट इस होलो सिलेंडर से गुजर रही है, तो ये होलो सिलेंडर एक थर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बस हमको थर्मल करंट निकालने के पहले इस होलो सिलेंडर का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो तुम खुद बताओ कि इस बार भी थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तुम खुद बताओ, इस बार हीट कोई एक्सियली फ्लो थोड़ी हो रही है, रेडियली फ्लो हो रही है। तो बताओ, इसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होगा, तो हर छिलके का थर्मल रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ भी हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। बस आराम से बताओ कि इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट था उसको भी पत्ते पत्ते हॉलो सिलेंडर में बांटते हैं, मतलब पत्ते पत्ते छिलकों में बांटते हैं, है ना। वही काम है। इस बार भी जो, है ना, मेटेलिक जो सिलेंड्रिकल पार्ट था उसको भी ऐसे पत्ते पत्ते हॉलो सिलेंडर में बांटते हैं, मतलब पत्ते पत्ते छिलकों में बांटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर, मतलब r रेडियस का और dr थिकनेस का कोई पतला सा छिलका लेते हैं, मतलब पतला सा होलो सिलेंडर लेते हैं। बस सबसे पहले देखते हैं कि, है ना, सबसे पहले देखते हैं कि करंट इस पत्ते से छिलके या पत्ते से एलिमेंट से गुजरेगी, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना क्रिएट होगा वो देखना है। तुम आराम से बताओ कि जब करंट इस पत्ते से छिलके से गुजरेगी तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना क्रिएट करेगा, बताओ। L बाय के। तो L तो इस पतले से एलिमेंट की थिकनेस, तो L तो इस पतले से एलिमेंट की थिकनेस dr अपन के इसकी कंडक्टिविटी, और बताओ A क्या होगा, करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम बताओ कि इस बार करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट के सामने आने वाला या करंट के परपेंडिकुलर आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, इस होलो सिलेंडर का कर्ड एरिया, मतलब 2 पाई आर है। कह सकते हैं ना कि जब करंट इस पतले से एलिमेंट से गुजरेगी तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना क्रिएट होगा, L बाय के। बस L तो इस पतले से एलिमेंट की थिकनेस dr अपन के, और A क्या होगा, करंट के सामने आने वाला या करंट के परपेंडिकुलर आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या होगा
वो इस सिलेंडर का कर्ड एरिया होगा और इस सिलेंडर का कर्ड एरिया 2 पाई आर एल। बस आराम से बताओ कि इस पतले से एलिमेंट का रेजिस्टेंस इतना हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन तुम बताओ। हीट ऐसे रेडियली फ्लो हो रही है, तो इस बारे से बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना। और बताओ हीट ऐसे रेडियली फ्लो हो रही है, तो जितने भी छिलके हो सब 1 बाय 1 होंगे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो सारे रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पत्ते से छिलके का रेजिस्टेंस इतना है, तो इस पूरे होलो सिलेंडर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन। चलो इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तुम बताओ कि बाहर क्या निकलेगा। 2 पाई एल के तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा, केवल इंटीग्रेशन डी आर ओपन आर। अब लिमिट रखते हैं, देखते बताओ यार, हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो बताओ सबसे पहला छिलका ये होगा, है ना, बोल सकते हैं। ये बताओ सबसे पहला छिलका ये होगा, सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए रेडियस r1, फिर 1 2 3 करते हुए लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसकी रेडियस r2। तो तुम बताओ कि कंडक्टिंग होलो सिलेंडर कहां से कहां तक फैला हुआ है, r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 तक फैला हुआ है, तो लिमिट भी r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2। चलो इस पूरे सिलेंडर का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/2 पाई एल के तो बाहर, और बताओ ओनली डी आर ओपन आर है, तो ओनली डी आर ओपन आर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, लॉग आर, लिमिट आर इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2। चलो फटाफट बताओ कि अपर लिमिट पे r की जगह r2 रखेंगे तो लॉग r2, माइनस लोअर लिमिट पे r की जगह r1 रखेंगे तो लॉग r1, और बताओ लॉग a माइनस b को, है ना, लॉग a माइनस लॉग b को लॉग a ओपन b, तो लॉग r1 माइनस लॉग r2 को लॉग r1 ओपन r2। हम बोल सकते हैं कि, है ना, बोल सकते हैं कि हीट ऐसे रेडियली फ्लो, तो पूरा होलो सिलेंडर टोटल कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कितना आएगा, ln, है ना, ln r2 ओपन r1 ओपन 2 पाई एल के। बस ये पूरा होलो सिलेंडर इतना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो बस थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। बस अब हमको देखना है कि अंदर से बाहर की ओर बह रही, मतलब इस होलो सिलेंडर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। बस आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि होलो सिलेंडर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी। सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। तो हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0, अपन आर की जगह आर थर्मल, जहां आर थर्मल कितना है, लॉग r2 बाय r1 ओपन 2 पाई एल के इतना है। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इस इंस्टेंट पर थर्मल करंट कितनी आ जाएगी, 2 पाई एल के ऊपर आ जाएगा, इंटू 100 भी ऊपर की ओर, पर नीचे कितना आएगा, लॉग r2 बाय r1। बस इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर अंदर से बाहर की ओर बहने वाली थर्मल करंट इतनी होगी। और तुम बताओ कि थर्मल करंट को रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल सकते हैं, तो इस इंस्टेंट पर, है ना, इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगी, ये ध्यान रखना। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज देखना, ये देखो अभी तो, है ना, अभी तो अंदर टेम्परेचर कम था, बाहर टेम्परेचर ज्यादा था, तो हीट अंदर से बाहर की ओर मतलब रेडियली फ्लो हो रही है, और हीट रेडियली फ्लो, तब तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि ये तो, लेकिन ध्यान रखना कि अपने गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं, जेई मेंस एडवांस, तो अपने नॉर्मली जो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उसमें नॉर्मली होलो सिलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हीट रेडियली फ्लो नहीं करती है, एक्सियली फ्लो करती है। और हमको पता है कि हीट अगर रेडियली नहीं, उसकी जगह से एक्सियली फ्लो करे, तब तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, तब तो डायरेक्ट ही एल बाय के यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि, है ना, जैसे कि अपने नॉर्मली गवर्नमेंट के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सेम वही होलो सिलेंडर है, कंडक्टिंग मेटल से बना वही होलो सिलेंडर है, जिसकी इंटरनल रेडियस r1, एक्सटर्नल रेडियस r2, लेंथ a, कंडक्टिविटी k। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इधर हम टेम्परेचर हाई रख रहे हैं 100 डिग्री, और इधर टेम्परेचर लो रख रहे हैं 0 डिग्री, ऐसे रख रहे हैं। बस अब इस सिलेंडर से बहने वाला थर्मल करंट कितना होगा वो देखना है। तुम देखते बताओ, इस बार इधर टेम्परेचर हाई और इधर लो है, तो इस बार हीट
है ना। इस बार हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आगे की ओर बहेगी। और तुम बताओ, इस बार हीट आगे की ओर बह रही है, मतलब इस बार होलो सिलेंडर में हीट एक्सियली फ्लो हो रही है। और हमको पता है ना, हमको अच्छे पता है कि हीट अगर एक्सियली फ्लो तब तो हर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। तो हीट एक्सियली फ्लो तब तो थर्मल रेजिस्टेंस सिंपली L बाय के, L इसकी लेंथ, के और A करंट के सामने आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो बस थर्मल रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो थर्मल करंट सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन थर्मल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना कि मैं करा दोनों टाइप के क्वेश्चन रहा हूं, लेकिन अपने जो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें होलो सिलेंडर में हीट एक्सियली फ्लो होती है। एक और छोटी चीज बताना रह गया बच्चों, एक और छोटी बताना रह गया कि देखो अभी रेडियली फ्लो हो रही थी ना, ये तो ध्यान रखना कि अभी इस होलो सिलेंडर में हीट रेडियली फ्लो हो रही थी, लेकिन ये मोटा होलो सिलेंडर था, है ना। ध्यान रखना कि रेडियली तो फ्लो हो रही थी, लेकिन अभी मोटा होलो सिलेंडर था, इससे इसका तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हीट ऐसे रेडियली फ्लो होती है, लेकिन मोटे की जगह बहुत पतला सा होलो सिलेंडर होता है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। और हमको अच्छे पता है ना, तुमको अच्छे पता है कि अगर, है ना, अगर बहुत पतला सा होलो सिलेंडर हो तो फिर इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना। हमको पता है कि बहुत पतला सा होलो सिलेंडर हो तब तो वो खुद ही एक एलिमेंट के टाइप से काम करेगा। बोल सकते हैं ना कि बस पतला सा होलो सिलेंडर हो तब तो खुद ही एक एलिमेंट के टाइप से काम करेगा। तो उसके थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। उसका तो थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली L बाय के, तो L तो उसकी स्मॉल थिकनेस T अपन के, और एक करंट के परपेंडिकुलर आने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई आर एल। तो पतला होलो सिलेंडर हो तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं।